बात ये कि अभी मैं करवा रहा हूँ आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है इसको, हाँ बस ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है कि अगर कोई चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा ना वो सीधा सीधा सेंटर की तरफ ही होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब बात ये कि इस मोमेंट में मान लो वेलोसिटी चलती v इनिशियल, इस मोमेंट में वेलोसिटी चलो v फाइनल, ठीक है। अब क्या हुआ, चला v इनिशियल और v फाइनल, लेकिन स्पीड सेम है, स्पीड v है, स्पीड क्या दोनों की सेम। अब मैं ये कहता हूँ ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का, दैट इज डेल्टा थीटा। क्या है, डेल्टा थीटा। मैं किस चीज को इंटरेस्टेड हूं फाइंड करने में, चेंज इन वेलोसिटी को, क्या आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया, क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? और जब ये लॉजिक ही तो समझ में आ गया तो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, एक ही बताओ मेरे को, जो है एक टेंजेंट ड्यू ड्रॉ की, एक टेंजेंट ड्यू ड्रॉ की, ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये r है, ये r है, ये एंगल मालूम थीटा है, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, है ना। ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। दैट इज आपके पास एक वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, ये डेल्टा थीटा आ जाएगा। अब समझ में आ गया कौन सा। अब मेरे को ये पता है ये भी फाइनल है और ये भी इनिशियल है, और दोनों के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है। मैं क्या चीज इंटरेस्टेड हूं फाइंड करने में, ये माइनस b नीचे हो जाएगा, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, और ये चीज क्या होगी, डेल्टा v होगी। क्यों, ये इस वेक्टर को और इस वेक्टर का सम एक पैरेललोग्राम है जिसकी ये बॉडी डायगोनल है कोई एक पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई? अच्छा ये बात तो समझ में आई गई है, तो एक चीज सोचो कि इसकी वैल्यू निकालना है। अब इस और इस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस डेल्टा थीटा। तो इसके अंदर अगर मैं ये सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, वेक्टर वाला फॉर्मूला, डेल्टा v के मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट v इनिशियल का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, v फाइनल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, टू v इनिशियल माइनस v फाइनल, सॉरी v फाइनल माइनस v इनिशियल, है ना, इनटू इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस डेल्टा थीटा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हें, तो सही चीज नहीं होनी भी नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड तो सबका v है, तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा,
2v स्क्वायर cos 180 माइनस डेल्टा थीटा। ये बताओ cos 180 माइनस डेल्टा थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। आया ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि डेल्टा v किसके बराबर आ जाएगा? ये ऐसा आ जाएगा 2v स्क्वायर 1 माइनस cos डेल्टा थीटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस cos थीटा आ जाएगा। ध्यान से देख के मेरे को ये बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर sin थीटा बाई 2 आया ना। तो डेल्टा v किसके बराबर आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। इसको ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? यहाँ देखोगे तो डेल्टा v किसके बराबर आ गया? मैग्नीट्यूड 2v sin थीटा बाई 2। अभी मैं इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट इस पॉइंट पे वेलोसिटी से अगले मोमेंट की वेलोसिटी के बीच का एंगल देखने में इंटरेस्टेड हूं ना, एवरेज थोड़ी निकाल रहा हूँ। तो उस इंस्टेंट पे हल्का सा जो घुमा होगा वही थीटा होगा, तो इसका मतलब उस इंस्टेंट पे डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? बहुत स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा थीटा अगर स्मॉल होता है तो तुम्हें एक चीज पता होगी, sin थीटा इज क्लोज टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल। क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का आने भी दे बात समझ। तो डेल्टा v को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2v या फिर डेल्टा थीटा, यहाँ पे डेल्टा थीटा रहेगा, तो 2v। अब एक बात तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ मैं। अरे यार अगर मान लो ये थीटा बाई 2 होगा तो ये थीटा बाई 2 की बराबर होगा, समझ आ रही है मेरी बात? तो 2v डेल्टा थीटा बाई 2, 2 से 2 है, ये क्या है? डेल्टा v इक्वल टू v इनटू डेल्टा थीटा। दोनों साइड को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, व्हाट इज दिस? ओमेगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t क्या होता है? ओमेगा। एंड व्हाट इज दिस? कौन सा? सेंट्रीपिटल। कौन सा है? सेंट्रीपिटल। एंगुलर तो बेटा d ओमेगा बाई dt होता है, आया ना। तो ये क्या आ गया? सेंट्रीपिटल। क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ स्पीड का चेंज ही देखा है, आया ना। तुमने देखा यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, स्पीड तो सेम ही रखी है ना। इसका मतलब सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है? सर्कल में डायरेक्शन। तो उस केस में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, कभी स्पीड चेंज नहीं होती। कौन सा होता है? सेंटीमीटर। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का। तो ये क्या आ गया? v इनटू ओमेगा। ये हम देख चुके कि v किसके बराबर होता था? ओमेगा आर। पिछले लेक्चर में करवाया है कि v किसके बराबर होता है? ओमेगा आर के बराबर होता है। तो ये बताओ ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ? तो ये क्या बन जाएगा? v स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। या फिर मैं v की जगह क्या लिख सकता हूँ? तो क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। फटाफट इसको लिख लो और रट लो, स्कूल में पक्का आएगा। हाँ डेरिवेशन आती है हमेशा।
एरिन बढ़िया देख ली तो फिर दोनों का समझ आता ठीक है। इस तरह से लिखना कि लिखते लिखते याद हो जाएगा। When cos v equal to omega r proof बताता हूँ अभी। ये बताओ मैंने वो तुम्हें करवाया बेटा क्वेश्चन करवाया था पिछली क्लास में v इक्वल टू ओमेगा r पे v दे रखा था ओमेगा दे रखा था और कल मैंने ये बता दिया था तुम्हें ये लास्ट में यही चल रहा था ना कोई बात नहीं एक बार लिख लो फिर बता देता हूँ फिर से v इक्वल टू ओमेगा यार एंगुलर वेलोसिटी वाला करवाया नहीं तुम्हें कॉन्सेप्ट है कि ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r अरे यार तुम्हें करवाया नहीं है v ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r हाँ तो वही तो है यार v इक्वल टू ओमेगा r और क्या है सर्कल में जब भी चीज चलेगी तो r से परपेंडिकुलर ही होगी v एंगुलर वेलोसिटी में कॉन्सेप्ट नहीं करवाया कि ओमेगा निकालने का तरीका क्या है v परपेंडिकुलर अपॉन r होता है दिखा अरे यार ये करवा तो रखा है हाँ ये करवा रखा ये रहा ओमेगा इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r हाँ है ना और जब सर्कल में चलेगा तो वेलोसिटी हमेशा r से परपेंडिकुलर ही होगी करवा तो रखा है v इक्वल टू ओमेगा अच्छा कैपिटल r लिख इसलिए कंफ्यूजन हो गया अच्छा कोई बात नहीं अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा ना सब समझ में आ जाएगा ठीक है 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा समझ में आ जाएगा मिटा दो इसको दो तीन क्वेश्चन करेंगे भी समझ में आ जाएगा मेरे भाई बात करो ये एक सर्कल है रेडियस है 2 मीटर स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड ओमेगा कितना होगा
पहले बताओ इस टाइम पे वेलोसिटी का इस पॉइंट के रेफरेंस से परपेंडिकुलर है, आया ना? तो ओमेगा क्या मुझसे क्या था मैंने v परपेंडिकुलर अपॉन r, और जब चीज सर्कल में चलेगी तो हमेशा r से परपेंडिकुलर ही होगा, सर्कल में चलने का मतलब यही है। तो क्या आ जाएगा ओमेगा कितना आ जाएगा 5/2, दैट इज 2.5 क्या चीज रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? एक और देखो r4 ओमेगा 3 v कितना है, v कितना आएगा या 12 आएगा, सिंपल फॉर्मूला यूज करना सिखा रहा हूं, कितना आएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा r कितना आ जाएगा, वो एक ही बात है 12 मीटर पर सेकंड। अब बताना मेरे को रेडियस बताना, v है 10 ओमेगा है 2, r बताओ रेडियस कितना है ना? तो बस सिंपल हो गया याद, ऐसी तरह से हो गया याद, चलो याद हो गया तो v इक्वल टू ओमेगा अब याद हो गया, होना भी चाहिए। हाँ बताओ, चलो ये तो आ गया तुम्हें। अब मान लो ये मान लो एक फैन है, इसमें ये ओमेगा से यूं घूम रहा है, ए पॉइंट का एक्सीलरेशन ज्यादा हो गया बी पॉइंट का, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन की बात करो, आपके पास फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय r, और आपके पास एक और फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर r। ए का एक्सीलरेशन ज्यादा हो गया बी का, किसका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन ज्यादा है, कौन सा फॉर्मूला लगाए, इसको लगाओगे तो किसका ज्यादा आ जाएगा। अब सुनो, इन दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा है, ए की या बी की, बी की ज्यादा है, क्योंकि अगर ये 1 सेकंड में इतना सर्कल काटता है तो ये बी 1 सेकंड में इतना बड़ा सर्कल काटता है, तो पक्की बात है बी की स्पीड ज्यादा ही होनी चाहिए। और वैसे भी पता है तुम्हें कि v इक्वल टू ओमेगा r है, 1 सेकंड में पूरा चक्कर काट रहे, 1 सेकंड में भी पूरा चक्कर काट रहा है, दैट इज दोनों 2 पाई चल रहे 1 सेकंड में, तो इसका मतलब ओमेगा ही तो सेम हुआ ना दोनों का, आया ना? क्या चीज सेम हुई, ओमेगा सेम हुआ। तो अगर ओमेगा सेम है तो आप इस इक्वेशन से थोड़ी कंपेयर करोगे, ए और बी का क्या चीज सेम है, ओमेगा सेम है ना, तो आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे क्योंकि ये दोनों की चीज सेम है, तो जिसका r ज्यादा होगा उसका क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, तो इस केस में किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ बी। हां, अब बताओ एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, r1 रेडियस, r2 रेडियस, इसमें भी स्पीड भी है, इसमें भी स्पीड भी है, कौन से केस में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि अब दोनों में v सेम है, तो अगर दोनों में v सेम है तो आप ये वाला फॉर्मूला थोड़ी लगाओगे, तो अब दोनों में v सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो जिसका रेडियस कम होगा उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या लॉजिक समझ में आया? तो इस केस में क्या होगा, a1 विल बी ग्रेटर देन a2, बोलो नहीं ये बात समझ में, आगे बात समझ में अच्छी तरह से। अब मेरे को एक बार और बता दो, फिर एक क्वेश्चन और दे देता हूं। पार्टिकल है, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, रेडियस है 2 मीटर, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन बताओ, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ रेडियस है 4 मीटर और ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकंड, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन बताओ, 16 आ रहा है, क्या कर रहे हो एकदम, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, v स्क्वायर आ रहा है, मेरे को ये बात और बताओ, v है 4 मीटर पर सेकंड और ओमेगा है 3 रेडियन पर सेकंड, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन बताओ,
into ओमेगा ही तो होता है। कितना आ गया 12, कितना हो गया 12 हो गया। इसमें r कितना आएगा 4/3 आ गया, आए ना, दैट इज 1.33 आया ना, लॉजिक आ गया इसमें। अब फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का सबको याद हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर मिटा दो इसको, लिखना है लिख लो। मिटा दो। अब ये बात और समझो, एक है सर्कल में चीज घूम रही है, दूसरी सर्कल में घूम रही है। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बताओ डिफरेंस क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नॉन यूनिफॉर्म? सुनते जाओ। पहली बात तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती, ये एक स्पीड से घूमेगा उसी से घूमता रहेगा, हाँ या ना, स्पीड इज कांस्टेंट। इसके अंदर क्या है स्पीड इज वेरिएबल। पहली बात समझ में आ गई, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी चीज बताओ, जिसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही उसमें सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है डायरेक्शन, तो उसमें नेट एक्सीलरेशन किधर आएगा सेंटर की तरफ आएगा। इस केस में दोनों चीजें चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो सेंटर की तरफ भी आएगा एक्सीलरेशन, और इसके टेंजेंट के लॉन्ग भी आएगा, आया ना। और जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा इन दोनों का सम होगा। नेट एक्सीलरेशन इधर होगा, मेरी बात समझ में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सीलरेशन किधर होता है सेंटर की तरफ, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा सेंटर की तरफ नहीं होगा। पहली बात ये बात समझ में आ गई। तो सेकंड है नेट एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर है। और क्या बात है ए टेंजेंशियल क्या होता है इस केस में यूनिफॉर्म में 0 होता है, इसमें क्या है नेट एक्सीलरेशन इज नॉट टुवर्ड्स सेंटर, और ए टेंजेंशियल क्या होता है नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात, बिल्कुल सही बात है बॉक्स, बिल्कुल सही बात है। नेट फोर्स किसके बराबर होता है ma। इसके अंदर नेट फोर्स किधर होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स सेंटर, इसमें नेट फोर्स क्या होगा टुवर्ड्स सेंटर होगा, हाँ या बात समझ में।
तो जैसे एक्सेलरेशन का वैसे इसके बारे में भी लिख सकते हो। इसके अंदर बताओ ओमेगा चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, क्योंकि अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा, मान लो 1 चक्कर में 2 सेकंड में लगा रहा है तो हमेशा 2 सेकंड में 1 चक्कर लगाएगा, आया ना? तो ओमेगा क्या हो जाएगा? पाई रेडियन पर सेकंड। तो चेंज का हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है? ओमेगा वेरिएबल होता है। ओमेगा कांस्टेंट होता है। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी, आया ना? तो इसमें क्या होगा? तो अल्फा क्या हो गया इसके अंदर? 0। इसमें अल्फा क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, आया ना? अब ये बताओ मेरे को, मैं लिखता हूं v इक्वल टू ओमेगा आर, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं dv बाई dt, d ओमेगा बाई dt, और r तो कांस्टेंट है, r तो ऐसा कैसे रहेगा? सर्कल का रेडियस थोड़ी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। ये क्या चीज है? सेंटीमीटर नहीं। अगर मेरे को ये बताओ, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो सेंटीमीटर तो नॉन जीरो ही होगा, तभी सर्कल में घूमेगा। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? अल्फा, वो 0 होना चाहिए। तो इसमें ये कौन सी चीज होनी चाहिए? ये टेंजेंशियल ही होनी चाहिए ना, हाँ या ना? देखो इसमें नेट एक्सीलरेशन ac के बराबर है, इसके अंदर जो नेट एक्सीलरेशन हो किसके बराबर है? ac के बराबर। इसमें जो नेट एक्सीलरेशन हो किसके बराबर है? ac का स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल का स्क्वायर कर दो, हाँ या ना? भाई सेम ही तो केस है, अगर 80 को 0 कर दो तो ac के बराबर आ जाता है। मेरे पास समझ में ये नहीं है। तो नेट एक्सीलरेशन कभी भी इसमें भी 0 नहीं होगा और इसमें भी 0 नहीं होगा। इसमें क्या चीज 0 है? ये टेंजेंशियल 0 है। इसमें क्या चीज है? ये टेंजेंशियल भी है साथ में। तो यहाँ पे क्या चीज है? अल्फा आ रहा है और ए टेंजेंशियल भी आ रहा है। यहाँ पे अल्फा 0 है और ए टेंजेंशियल भी 0 है। तो इस बात से आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये चीज क्या है? ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा। हाँ क्या होता है? यार इधर आ जा, ये आ गया क्या? क्या होता है? ए टेंजेंशियल किसके बराबर होता है? आर अल्फा के बराबर होता है। देख लो। हाँ दोनों के लिए अप्लाई है। यूनिफॉर्म में तो अल्फा 0 होता है, तो ये टेंजेंशियल भी 0 ही होता है। अप्लाई हो तो रहा है। है? हाँ ये तो जनरल बात बता दी ना। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म में अल्फा 0 है तो ये टेंजेंशियल भी 0 आ तो रहा है। ये तो जनरल इक्वेशन बताइए मैंने, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा। और ए सेंटीमीटर किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इन 2-3 फॉर्मूलों को यूज करके 2-3 क्वेश्चन बनाता हूँ फटाफट, ताकि दिमाग में बैठ जाए।
जब भी नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से इस तरफ पास करेगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो मैं सारा बताऊंगा कि जो रस्सी पे चलते हो लकड़ी लेके क्यों चलते हैं, ऐसे लकड़ी पकड़ के चलते हैं ना, क्यों चलते हैं, फिर तुम भी चल पाओगे। हाँ आराम से चल सकते हो, बड़ी बात थोड़ी है, थोड़ी सी फिजिक्स आनी चाहिए। मेरे को जरूरत नहीं है ना चलने की। संडे के टेस्ट का सिलेबस पूछ रहे बच्चे, ये तो जनरल है, जनरल बात बताइए। ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा। मैं सिलेबस काइनेमेटिक्स दे देते हैं, एनएलएम दे देते हैं, फ्रिक्शन दे देते हैं, काइनेमेटिक्स एनएलएम फ्रिक्शन। ऐसे मान के चलो यार, मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो सारा ही आता है जो पढ़ा दिया, जो लेटेस्ट टॉपिक हुआ उसकी वेटेज ज्यादा होती है। बन रहा है, मिल जाएगा, हटा दो। अब बस एक दो क्वेश्चन करेंगे तो खड़ा खड़ा आएंगे। ये नहीं आएगा तो पढ़ा देखो, ये एक सर्कल, रेडियस इसकी आर, वेलोसिटी v है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, ये टेंजेंशियल at है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, अब जो मैं बात करता जाता हूँ ध्यान से समझते जाना। ये चीज क्या है, इस केस में अगर मैं इसको लिखूं वेलोसिटी, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या चीज देती है, कौन सा, टेंजेंशियल, है ना। कौन सा एक्सेलरेशन देती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देती है। क्या लॉजिक समझ में आ गया, है ना। दैट इज अगर ये सर्कल है तो ये जो चीज देगी v वेलोसिटी है, तो ये जो चीज देगी ये टेंजेंशियल देगी, ये जो चीज है, क्योंकि स्पीड का डिफरेंशिएशन है। आगे मैं बताऊं ये क्या चीज है, तो ये क्या चीज होगी। अब देखो दो एक्सेलरेशन होगी इसमें, एक तो क्या होगा सेंट्रीपिटल, एक क्या होगा ए टेंजेंशियल। इन तीनों में से कौन सी चीज होगी, नेट एक्सीलरेशन होगी, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर चेंज है, मतलब डायरेक्शन का चेंज भी आ गया अपने आप साथ में, और किसका आ गया, स्पीड का भी चेंज आ गया। तो ये चीज किसके बराबर आ रही है, ए। अगर मान लो मैं इंटरेस्टेड हूं ए सेंट्रीपिटल कैलकुलेट करने में, तो किसका कितना आएगा, इसी इक्वेशन में देखिए होता तो क्या आएगा, v स्क्वायर बाय r आ जाएगा, या क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा। ठीक है, यहां से मेरे को मान लो अल्फा कैलकुलेट करना है, तो एक फार्मूला पता है तुम्हारे पास, ए टेंजेंशियल आ गया तुम्हारे पास, ए टेंजेंशियल किसके बराबर होता है, r इनटू अल्फा। तो मैंने बोला ए टेंजेंशियल किसके बराबर होता है, r इनटू अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर आएगा, ए टेंजेंशियल अपॉन r, और ए टेंजेंशियल किसके बराबर है, यार अभी तो सिखाया मैंने तुम्हें, किसके बराबर है। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो हाँ या सही बात है। अब सुनो, ए टेंजेंशियल भी आ गया, ए अल्फा अल्फा भी आ गया। अब मान लो तुम्हें अल्फा दे रखा है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और ए टेंजेंशियल दे रखा है
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुम रेडियस बता सकते हो कितना है? 0.5 आ जाएगी। कैसे पता चला? ये टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा। मैं कहता हूं मेरे को अल्फा तो ये दे रखा है और रेडियस दे रखा है 1 मीटर। ये टेंजेंशियल कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कोई भी दो चीज दे रखी हो आप तीसरी चीज आराम से निकाल सकते हो। मैं एक चीज कहता हूं, ए टेंजेंशियल दे रखा आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए सेंटीमीटर दे रखा आपको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? 5। क्यों? क्योंकि हमेशा सेंटीमीटर और ए टेंजेंशियल परपेंडिकुलर ही हो, एक रेडियस के लिए टेंजेंट के लो, तो ये किसके बराबर आएगा? ए किसके बराबर आएगा? AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो सीधा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं इस पार्टिकल का जो मास है वो है 5 kg, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 5 5 जो 25, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन क्या है? 5, मास कितना है? 5। तो सीधा आपको ये नहीं सोचना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, नेट फोर्स पूछा जाएगा m into a। हाँ है ना? मैं कहूं इस केस में सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा? 50। अरे यार सेंट्रीपिटल कितना है? 3, मास कितना है? 5, तो कितना आ जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ गया? 15। टेंजेंशियल फोर्स कितना आएगा? 20। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, क्या आ जाएगा? 25। तो वैसे भी तो नेट फोर्स 25 ही आ रहा था, मास 5 और नेट एक्सेलरेशन 5, तो घुमा फिरा के सारी बात सेम ही है। तो हर केस में बस एक ही चीज होती है, ये 5-6 फॉर्मूले आते हैं, सारा काम हो जाएगा। अल्फा निकाला, ए टेंजेंशियल पता है, तो मैंने बोला अल्फा कितना है, तो ए टेंजेंशियल को आर से डिवाइड कर दो, और ए टेंजेंशियल किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो सभी का यूज है, एक चीज दोगे दूसरी चीज पूछ लेंगे। आगे बात समझे? लिखना चाहते हो? मेरे को नहीं लगता नीड है, वही बात है, बस मैं तो यूज कर रहा सिखा रहा हूँ, फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। सही बोल रहा है, इसका भी मेरे को ध्यान रखना है। सब लिखा हो, क्वेश्चन करके जाओगे, हैबिचुअल जाओगे, ऐसे तो कुछ भी पढ़ो, सब कुछ भूल जाएंगे। सही बोल रहा हूँ एकदम। अब देखो, एक पत्थर है, उसको एक सर्कल में घुमा दो, है ना? अभी ये नहीं मानना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी को भूल भी करना था ऐसा। मास इसका 4 kg है, ओमेगा इसका है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस है इसकी 2 मीटर। तो मेरे को ये बता सकते हो कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, रस्सी में टेंशन कितनी होगी, रस्सी से पकड़ के घुमा रहे हैं। तो सबसे पहले तुम क्या कैलकुलेट करोगे इसका? ओमेगा स्क्वायर आर, एसी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो रस्सी में जो टेंशन होगी वो किसके बराबर होगी? है m into AC। m कितना है? AC कितना है? कितना आ गया? 32 न्यूटन आया ना? लॉजिक समझ में आ गया? एक्सट्रीमली सिंपल, सही बात है। मान लो आपका इस केस में अल्फा था, वो था 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बॉक्स के बाहर दूसरा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एक ही यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अल्फा बोल रहा हूँ 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ रस्सी नेट फोर्स कितना लगेगा? अब टेंजेंशियल भी आएगा, अब तो ए टेंजेंशियल कितना आएगा?
सीधा ही बताओ ये टेंजेंशियल किसके बराबर है? अल्फा आर के बराबर होता है ना, अल्फा इक्वल आर, अल्फा कितना है और आर कितना है, तो कितना आ गया टेंजेंशियल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो रस्सी दो फोर्स लगा दी होगी, एक तो लगा दी होगी टेंजेंट के अलाउ और एक इधर लगा दी होगी सेंटर के अलाउ। सेंटर के अलाउ तो वही आएगा फिर से ओमेगा स्क्वायर आर। इस मोमेंट पे तो स्पीड यही है ओमेगा, वो तो अगले मोमेंट पे चेंज होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो यही रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स और हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 न्यूटन और हो जाएगा टेंजेंशियल और, हाँ यार दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो आंसर आ जाएगा मेरा सीधा नेट फोर्स। कुछ भी हो सकता है, सारी चीजें पॉसिबिलिटी है। नाउ यू हैव टू प्ले विद दिस टर्म्स, हाँ है ना, कि कौन सी चीज पूछी है कौन सी एडजस्ट करनी है। आई बात समझ? एक क्वेश्चन और थोड़ी ऐसे फील आ रही है ना, क्वेश्चन देख के आ रही होगी कि कैसे यूज करना है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। ए टेंजेंशियल है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टोटल एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस है 5 मीटर। इस मोमेंट में पार्टिकल की स्पीड बताओ, इस मोमेंट में पार्टिकल की स्पीड बताओ। हाँ बोलो भाई, पहले तो मेरे को ये बताओ ए सेंटीमीटर किसका आएगा, 3 आ जाएगा ए सेंटीमीटर, सबको पता चल गया ना। तो तुमने कहा ए सेंटीमीटर आ गया 3 के बराबर, ठीक है। तो ए सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, v स्क्वायर बाय r के बराबर होता है, सबको पता है। तो ये सेंटीमीटर बोला तो 3, v स्क्वायर कितना आएगा वो तो निकालना है, r कितना है 5, तो v किसके बराबर आएगा √50। अब समझ में आएगा कैसे यूज करना है, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन था, है ना। बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? ऑनलाइन वाले सभी को समझ में आ गई? हाँ देख के सॉल्व कर लेंगे, तो बिना देख के कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्या डाउट है भाई, मोक्ष बताना, बोल मोक्ष, बोल बोल बोल। अरे यार म्यूट तो मैंने किया ही, बोल। सर तो सर इसमें मतलब इस मूवमेंट पे भी वेलोसिटी √15 क्यों है सर, वो तो टेंजेंशियल भी तो है इसमें। अरे यार तेरे को इस मोमेंट पे एक्सीलरेशन पता चल गया सेंट्रीपिटल, तो सीधा v स्क्वायर बाय r है, इसी मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं। सर सेंट्रीपिटल तो सर पूरे में वही है ना, नहीं तो पूरे में वही, पूरे में वो कैसे है, अगले मोमेंट पे स्पीड चेंज हो जाएगी तब अलग हो जाएगा। होगा होगा सर, हो गया हो गया हाँ हो गया सर। ओके। हाँ यार माइक बंद कर दे, हाँ हाँ ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया है, बैठेगा कैसे? मेरे को ये बताओ क्या ये बात पॉसिबल है? मार्कर चेंज करो, क्वेश्चन नहीं कंप्लीट। वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन इधर, क्या ये बात पॉसिबल है इस पार्टिकल का? क्यों? एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आएगा इसके अलावा, एक आ जाएगा इसके अलावा। तो वेलोसिटी के जिस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये बात ये हो सकता था,
दैट इज सेंट्रीपिटल हमेशा कॉनकेव साइड में होगा। सेंट्रीपिटल हमेशा किधर होगा यार? कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल को घुमा और इसको फोर्स इधर लगा रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो मतलब जिधर फोर्स लगेगा चीज तभी तो घूमेगी। धरती की ग्रेविटी इधर लगाती है तभी तो पार्टिकल को फेंकते तो यूं घूमता है। कभी देखा पार्टिकल को फेंका यूं घूम गया? आया ना? क्या बात समझ में आई? तो कॉनकेव साइड के अंदर क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है देखा ऐसे सिंपल फालतू टाइप का। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्यों? इस केस में इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा टेंजेंशियल और एक ही आएगा ये। तो सेंटीमीटर के अलावा तो ये पार्ट कर्व भी तो ऐसा ही है। स्नेहा मैंने ये कहा कि हमेशा सेंट्रीपिटल जिधर लगेगा ना उस साइड में कॉनकेव साइड होनी चाहिए कर्व की। हाँ है ना? इस ये पॉसिबल है। अगर नेट इधर लग रहा है तो ये कॉनकेव ऐसे बनना चाहिए। कभी भी सेंट्रीपिटल नॉर्मल एक्सेलरेशन कॉन्वेक्स साइड में नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई? पक्का? रेडी रखो। सर्कुलर डायनेमिक्स। सर्कुलर डायनेमिक्स। डायनेमिक्स जो मैंने आज लेक्चर डाला ना उसके मैंने अंदर एक टॉपिक और भी करवाया है जो मैं अभी नहीं करवाया। दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? स्कूल में नहीं हो, एडवांस में हो, तुम देख लेना। नहीं समझेगा तो मैं फिर से बता ही दूंगा, देख लेना समझ में आ जाएगा। ठीक है? जो वीडियो अभी आज पोस्ट नहीं किया तुम्हारे ग्रुप में उसके लास्ट में सीखा। और क्या, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? ऐसे भूल जाओगे जब तक उसका क्वेश्चन नहीं करोगे। और बोर्ड पे वो आना नहीं है कभी भी, स्कूल में कभी नहीं आता वो। ठीक है? स्कूल का टॉपिक नहीं है। हाँ करवाया? क्या होता है? उसने क्या है वो कहा है कि जो सर्कल होता है ना उसका जो रेडियस उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आई बात समझे? मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वीडियो बनाया है ना उसके अंदर पूरे डिटेल में बताया मैंने। ठीक है? एक बार तुम देख लेना, फिर क्या होगा तुम एक बार देख लोगे तो मैं फिर से बताऊंगा तो फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, अब चलो सर्कुलर डायनेमिक्स लिखो। सर्कुलर डायनेमिक्स, अब देखो सर्कुलर डायनेमिक्स क्या होता है। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? फोर्सेस के बारे में स्टडी करना साथ में, मुझे भी तो स्टडी करनी है साथ में। किसकी बात करनी है? फोर्सेस की भी बात करनी है। अब ध्यान से समझना, पहला काम क्या है? देखो, स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्कुलर डायनेमिक्स। Steps to solve problem based on circular dynamics. Step 1. Identify plane of circular motion. Step 2. Locate the center and calculate the radius. Locate the center and calculate the radius. Step 3. Make free body diagram. Step 3. Make free body
डायग्राम। देखो मैं क्या करूं, जैसे अभी ये मार्कर है, ये इस प्लेन में घूम रहा है, तो प्लेन पता चल गया इस प्लेन में घूम रहा है। अब ये कौन से प्लेन में घूम रहा है, अब इस प्लेन में घूम रहा है, तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कल है बताया जाएगा यार, ऐसे तो सर्कुलर मोशन लगता कौन से प्लेन में, देख के कहीं तो कैसे पता चले, वो अपने आप पता चल जाएगा, तुम ऐसे टेंशन क्यों ले रही थी, आया ना, समझे जाओ, बहुत सिंपल है एकदम, फिक्स स्टेप्स है इसके सॉल्व करने के। पहला काम क्या है, सर्कुलर प्लेन ढूंढ लो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई सर्कल कोई चीज इस प्लेन में रोटेट कर रही है, समझ गए, इस प्लेन के अंदर, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। क्यों, अगर मान लो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा तो ये चीज घूम के ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी स्पाइरल शेप में, नेट फोर्स नीचे हो जाएगा तो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो अगर एक ही प्लेन में घूम रही है तो प्लेन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो mg होगा तो कोई ना कोई फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा ना यार, तभी घूम रही होगी। तो ऐसे किसी चीज को घुमा के छोड़ सकता है सिर्फ mg लगा के, तो क्या कर सकता है, इस चीज को किसी रस्सी से बांध सकता है और अब घुमा सकता है। तो इसका मतलब इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर होगा जो mg के बराबर होगा, है ना। ऐसे तो थोड़ी हो सकता है कि एक चीज को पकड़ के घुमाते हो घूम रही है तुम आगे साइड के अंदर लग रही है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन शुड ऑलवेज बी 0। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, नेट फोर्स परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल टू 0। ये लॉजिक समझ में आ गया, अभी डायलॉग लिखवा रहा हूँ। अब मान लो इस पे कई फोर्सेस लग रहे हैं, इसको ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, है ना। अब जो फोर्सेस है, मान लीजिए फोर्स लग रहा है F1 F2 F3, अब क्या करोगे, इन सारे फोर्सेस के दो डायरेक्शन में और कंपोनेंट करोगे, दैट इज इस फोर्स का ये कंपोनेंट, इस फोर्स का ये कंपोनेंट, इस फोर्स का ये कंपोनेंट, इसका ये और इसका ये, है ना। फोर्सेस को और कौन सी डायरेक्शन में कंपोनेंट करना है, टेंजेंट के अलाउ और रेडियस के अलाउ, किस किस के अलाउ, तो सेकंड क्या है, F रेडियस, नेट फोर्स रेडियस के अलाउ होगा, वो किसके बराबर होगा, मास इनटू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, आया किसके बराबर होगा, मास इनटू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, मास इनटू v स्क्वायर बाय r, मास इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, आया यही है ना सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। या नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा वही सेंटीमीटर एक्सीलरेशन देगा, वो किसके बराबर होगा, m इनटू ac। क्या वॉइस क्रैक हो रही है, अच्छा तुम्हारी भी क्रैक आ रही है आवाज, सही आ रही है, सही आ रही है भैया। अब क्या होगा, आप फोर्सेस टेंजेंट के अलोंग भी लगाओगे, तो थर्ड नेट फोर्स अलोंग टेंजेंशियल किसके बराबर होगा, मास इनटू ए टेंजेंशियल, ये लोग सारी दुनिया जानती है बात, है ना। तो इसको और क्या लिख सकता हूँ, r इनटू अल्फा भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, स्टेप में लिखा है ना फ्री बॉडी डायग्राम। इसका अगला जो स्टेप है, कौन सा स्टेप है इसके बाद में, 4, देखो, रिजॉल्व द फोर्सेस, स्टेप 4, resolve the forces only and always, resolve the forces only and always, only and always along these three directions, only and always along these three directions। पहला A पार्ट, perpendicular to the plane of circular motion, perpendicular to the plane of circular motion, उसके साथ में पहली लाइन लिख सकते हो, हाँ है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर, और उस डायरेक्शन में हमेशा नेट फोर्स किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे। बी पार्ट,
in the plane along the radial direction. In the plane along the radial direction. In the plane along the radial direction. है और फिर ये लिख लोगे रेडियल डायरेक्शन में यही होना चाहिए ना. नेक्स्ट लिखो perpendicular sorry in the plane along the tangential direction. Along the tangential direction. Last क्लियर सब. एक पार्टिकल है इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम. कोन में घूमेगी चीज. हाँ इसका मास है 5 की. मैं कहता हूं ये लेंथ है 10 मीटर और ये एंगल है 30 डिग्री. ठीक है. आपको ये बताना है कि इस पार्टिकल की स्पीड क्या है. क्या बताना है? इस पार्टिकल की स्पीड क्या है. मेरे को एक बार बताओ प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन पता है? वो तो पता ही है. इसमें दूसरा स्टेप क्या है? क्या फाइंड करना आपको? रेडियस. रेडियस निकाल सकते हो. कितनी है इसकी रेडियस? कितना आ जाएगा? sin 60 ये sin 30 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. तो आपको पता चलेगा कि इसकी रेडियस कितनी है? 5. मैं क्या चीज इंटरेस्टेड हूं कैलकुलेट करने में? इसकी स्पीड क्या है. मैं क्या चीज कैलकुलेट करने में हूं इंटरेस्टेड? इसकी स्पीड क्या है. फिर क्या करना है? एक फोर्स इसके नीचे की तरफ लग रहा होगा mg जो कि किसके बराबर आ जाएगा? एक फोर्स ये लग रहा होगा टेंशन. और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? तो यही लग रहा है. और क्या है? एक रस्सी लगा रही है, कैपी लगा रहा है, कौन लगा रहा है? कोई नहीं लगा. अब फोर्सेस के कंपोनेंट करने हैं. किस किस के अलाउ? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन करोगे तो ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो ये एंगल 30 डिग्री. तो ये एंगल कितना आ जाएगा? इसका ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? t cos 30. सबको बात समझ में आ गई है? तो ये कितना आ जाएगा? t cos 30. तो t cos 30 किसके बराबर होना चाहिए? क्यों? तो मेरे को ये बताओ. तुमने लिखा t cos 30 should be equal to mg. तो t cos 30 की वैल्यू क्या होती है? और mg कितना है? तो t कितना आ जाएगा? 100 बाय. तो अगर मान लो आपसे कोई टेंशन पूछता रहे सीवी टेंशन कितनी है तो निकाल सकते हो आराम से. नहीं निकाल सकते? ठीक है. अब इस फोर्स का इधर कंपोनेंट है कितना आएगा? t sin 30. t sin 30 कितना हो जाएगा? 50/√3. तो देखो इस फोर्स का इधर कोई कंपोनेंट होगा. टेंजेंट का कोई कंपोनेंट बनेगा ही नहीं इसका. है ना? बनाने की कोशिश भी करोगे तो कैसे बन जाएगा? है या इसलिए टेंजेंट के अलावा थोड़ी फोर्स लग सकता है जब ये और ये लग रहा है. ये कितना आ जाएगा? t sin 30. t sin 30 किसके बराबर आ रहा था? 50/√3. और ये क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया. ये किसके बराबर होना चाहिए? m v² r m * ac.
n into AC, तो 5 into v square होगा। हाँ यार r दे रखा आपको कितना है, हमने पहले आइडेंटिफाई किया r कितना है 5 है, तुमने बताया r 5 कैसे निकलेगा टेंजेंट, टेंजेंट के लोग कौन सी लग रहा होता है चालू, हाँ तो ऐसे घूम रहा है, टेंजेंट के लोग का लग रहा है, कौन लगाएगा, अरे यार एक रस्सी मार दे तो नहीं मार दे, ये यूं घूम रहा है, तो एक तो टेंशन लग रही है, एक एनर्जी लग रही है, तो टेंशन का इधर कोई कंपोनेंट थोड़ी होगा, ये पॉइंट है, इस पे रस्सी यूं लगी हुई है, ये रस्सी इस पे इधर कैसे फोर्स लगाएगी, ये तो 90 डिग्री है ना, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा 0, इसके दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो ये और एक ये, तो टेंजेंट के अलग लगी नहीं रहा, लगाओ कैसे, हाँ है ना, है मैं इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ, भविष्य में तो रुक ही जाएगा, तो फिर बोले टेंशन किसके बराबर, बोले वेलोसिटी क्या होगी, तो बोलते 0, क्यों रुक ही जाएगा चलते चलते, पता ही है तेरे को, तो गलत का है, वही जो चीज पूछी जा रही है वही इस इंस्टेंट में पूछी जा रही है, वरना तो सबका आंसर तेरा आ जाएगा फिजिक्स के अंदर, फाइंड इट्स वेलोसिटी 0, अरे सर चलते चलते तो रुक ही जाएगा, किसी चीज को चला के छोड़ दो चाहिए है, और फिर तो ये क्या लिखा वो कभी होती नहीं, अब ज्ञानी तो कम थोड़ी हो, हाँ तो आर भी 5 है, ये भी 5 है, तो फोर्स वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, यार तुमने कहा ना कि वैल्यू भी 5 है, तो पुट कर दो 5 से 5 है, तो v किसके बराबर आ गया √50/2, लॉजिक समझ में आया, स्पीड आ गई, स्पीड आ गई ना आड़ी, क्वेश्चन लिख दो, नहीं कर लो, ऑनलाइन में समझ में आ गया ना सबको, ऑनलाइन में भी यार क्लियरिटी काफी अच्छी आती है वैसे ना, पर वैसे अच्छी आती है ना, ये देखो आज कितनी बढ़िया क्लियरिटी है, क्या दो डिवाइस में मतलब, तो इससे थोड़ी चल रहा है, वीडियो तो उससे जा रहा है, तो जैसा तुम्हारे पास पहुंचेगा वैसे इस पे आएगा, ये तो सर्वर से आ रहा है सीधा, जो क्लियरिटी आएगी वही तुम्हें आएगी, अरे लैपटॉप या फोन खराब है तुम्हारा, है क्या कह रहा है, कुछ में हो जाती है, वो तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है ना यार, कई बार तो इधर से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, अभी किसी ने मेरे को कहा कि सर आवाज साफ नहीं आ रही, सबने मैंने पूछा आवाज साफ नहीं आ रही, 10 जनों ने फटाफट मैसेज कर दिया नो 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 आ रही है, क्लियर आ रही है, आजकल क्लियरिटी बेटर हो गई है ना थोड़ी, अरे यार सबसे बढ़िया आती थी जब मैं घर से क्लास लेता था, नहीं राजस्थान से लेता तब जबरदस्त आती थी ना एकदम क्लियरिटी,
पर उस टाइम यार तो तुम बोलो मैं घर से क्लास लेना शुरू कर दूं फिर से राजस्थान से है अभी यार बताइए क्या पता नहीं चीजें कैसे चलेंगी आ रहे हो अच्छी बात है 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाती है थोड़ा चेंज हो जाता है हाँ भाई इधर जा अरे भाई बहुत गप्पे हो गए ठीक है आगे ये बताओ सड़क के ऊपर जब तुम कार को अगर घुमा रहे हो तो कार को ये कार है तो कार घूम रही है स्पीड मान लो इसकी भी है रेडियस मान लो आर है जैसे जोरावर चौक है इसी पे मान लो तो अगर आप इस स्पीड से घुमाते हो तो कोई ना कोई सेंटर पे की तरफ फोर्स लगा रहा है तभी घूमेगा कौन लगाता है फ्रिक्शन आपको बता फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता तो फिसल जाते हो ये लॉजिक समझ में आया क्या करते हो आप फिसल जाते हो तो तभी तो फ्रिक्शन चाहिए ना और कई बार फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता तो आप गिर भी जाते हो आपने देखा होगा जब आप दौड़ लगाते हो और घास आ जाती है और घास गीली होती है तो आप घूमते टाइम फिसल जाते हो ना क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता आपको उतना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देने इसलिए तो फिसल जाते हो सही बोल रहा हूं ऐसा देखा है खो खो खेलते हो ना खो खो में खेलते हैं तो लास्ट में जो दो जने बैठे जिसके पास में पोल होता है तो आपने देखा होगा कि अगर आपको एकदम से घूमना होता है तो आप क्या करते हो पोल को पकड़ते हो क्यों अरे वो इसलिए पकड़ते हो क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है इतनी स्पीड में एकदम से घुमाने की तो आप पोल को पकड़ते हो तो जो पोल है आप पोल को ऐसे खींचते हो तो पोल आपको ऐसे सेंटर की तरफ नहीं खींचता एक्शन रिएक्शन हाँ या ना तो आपको वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है उस टाइम पे वो पोल प्रोवाइड करता है तो आप एकदम से घूम जाते हो स्पीड में ऐसा ही करते हो ना अगर आप उसी स्पीड से उतने ही छोटे सर्कल में घूमने की कोशिश करो बिना पोल को पकड़े क्या होगा गिर जाओगे यार इसका मतलब अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो तुम्हें चाहिए वो चाहे फ्रिक्शन प्रोवाइड करे या पोल प्रोवाइड करे या कोई भी चीज प्रोवाइड करे ऐसे धरती सन के चारों तरफ घूम रही है हाँ या ना तो धरती को कौन पकड़ के खींच रहा है सन को खींच रहा है अगर सन गायब हो जाएगा तो क्या होगा टेंजेंट के अलावा निकल जाएंगे हाँ या ना क्या बात समझ में तो कोई ना कोई एजेंट जरूर होगा जो एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा सेंट्रीपिटल की तरफ सबको ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखो लिखो a car is moving in a circular path of radius 50 meter a car is moving in a circular path of radius 50 meter on a flat rough horizontal ground on a flat rough horizontal ground the mass of the car is 1000 kg the mass of the car is 1000 kg 1000 kg first part at a certain moment when the constant speed of the car is at a certain moment when the constant speed of the car is 5 meter per second 5 meter per second find the force of friction acting on it B part at a certain moment
when the speed of car is 5 meter per second and the driver is increasing at the speed of 1 meter per second square. The driver is increasing his speed at the rate of 1 meter per second square. Find the friction acting on the tires. दो केस हो गए ना, एक केस में क्या स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और एक में क्या स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है. सॉल्व करो, आंसर बताओ. बी पार्ट में ये बेटा जो ड्राइवर है ना वो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बताओ फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा है. Five meter per second every part. Speed of the car is 5 meter per second, and its speed is increasing at a rate of 1 meter per second square. चलो ये बताओ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर बाय कितना है, रेडियस दे रखे हैं जिस तक 50 तक, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना है 1.5. मास कितना है 1, तो सेंटीमीटर फोर्स कितना हो गया प्लस की 500. हाँ कितना हो गया 500. तो फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा है 500 न्यूटन ऐड कर रहा है. बात समझ में आई. और ये कैसा केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट है, तो इसमें चार का सारा फोर्स कितना लगता है, दैट इज 5, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हुई. सेकंड केस में क्या है, सेंटीमीटर तो लग ही रहा है, साथ में क्या लग रहा है 8 इंच से कितना लग रहा है, मास कितना है 500 1000 और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 1, क्योंकि वही उसी रेट से स्पीड बढ़ वही. तो ये कितना हो गया यार, ये कितना हो गया 500. तो अब इन दोनों का सम होगा, फ्रिक्शन कितना ऐड कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन कितना हो गया 1000 s स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर का 100. टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा, बेटा आवाज क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है क्या, ठीक है. मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट केस समझ में आ गया ना, v स्क्वायर बाय r कर दो और l कर दो, तो सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगा, मास इक्वल सेंटीमीटर. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रखा है, क्योंकि जिस रेट से स्पीड चेंज होती है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, आया. तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स आ गया, सेंटीमीटर के लॉन्ग आ गया, ये प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन ही कर रहा होगा, तो नेट फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो. ठीक है, समझ में आ गया. एससीबी के क्वेश्चन करना शुरू. ठीक है, अगली क्लास में 2-3 एग्जांपल और करवा दूंगा.
बैकिंग और रोड बस खत्म हो जाएगी क्लास में। ओके बच्चों है। अच्छा